एपिसोड एक नया शरीर। रात के 12 बज चुके थे। इस रात ने मानो अपने काले अंधेरे आगोश में सब कुछ सिमट लिया था। मौसम धीरे धीरे बदतर से बदतर होते जा रहे थे। चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी तो वही बिजलियों के गड़गड़ाहट इतनी थी जिससे बच्चों से बूढ़ों तक रूह कांप उठ रही थी। इसी तूफान मंजेरे रात में राजस्थान के सेंट्रल हॉस्पिटल में किसी की जान बचाने की कोशिश चल रही थी। डॉक्टर राही, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर वर्धमान की जान बच पाएगा? आई डोंट नो डॉक्टर मेहरा, लेट्स नॉट गिव अप। डॉक्टर राही डॉक्टर मेहरा से कहते हैं। डॉक्टर राही और डॉक्टर मेहरा आईसीयू रूम के अंदर थे। पिछले 3 दिनों से दोनों डॉक्टर्स अपने पेशेंट वर्धमान राजपूत को बचाने के लिए अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हर एक कोशिश में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही उन्हें अपने हाथों लग रहा था। कमरे के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट एंड मशीन्स ने वर्धमान राजपूत को अपने शिकंजे में कस लिया था। वेंटिलेटर से लेकर एमआरआई मशीन्स तक, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मशीन और मशीन। वर्धमान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तब से ऑक्सीजन मास्क के सहारे अपने सांसें ले रहा है। उसके शरीर में तरह के पाइप्स ने घिर रखा था। डॉक्टर मेहरा, दिस इज अ लास्ट अटेम्प्ट। उसके बाद हम पेशेंट को पीसफुली मरने देंगे। डॉक्टर राही डॉक्टर मेहरा के ओर देखते हुए कहते हैं। डॉक्टर राही बहुत हताश परेशान थे, जो उन्हें देखते ही पता चल जाता है, तो वही डॉक्टर मेहरा बहुत डरे हुए थे। डॉक्टर राही अपने हाथों में डिफिब्रिलेटर लिए वर्धमान के सीने के ओर देता है, तो वही डॉक्टर मेहरा वर्धमान को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश में थे। कम ऑन मैन, यू कैन डू इट। डॉक्टर राही डिफिब्रिलेटर से वर्धमान के सीने में पुश करते हुए कहते हैं। उन्होंने बहुत जोश और चिल्ला के कहा था। अगर रूम साउंड प्रूफ न होता तो शायद से उनके आवाज बाहर तक सुनाई पड़ता, लेकिन ईसीजी मशीन के तरफ देख दोनों डॉक्टर्स के आंखों में सिर्फ और सिर्फ निराशा और निराशा थे। एच गहरी सांस छोड़ते हुए डॉक्टर राही डॉक्टर मेहरा से कहते हैं। वी आर फेल डॉक्टर मेहरा। इतना कह बेहताश हो डॉक्टर राही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वही डॉक्टर मेहरा कुछ देर बेसुध हो ईसीजी के ओर एकटक देखते रहते हैं। वो अपने मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और वर्धमान राजपूत अपने मौत के मुंह से वापस लौट आए। लेकिन ईसीजी मशीन के सीधे लाइन ने उनके सारे आशाओं पर पानी फेर दिया। निराश हो वो भी कमरे से चले जाते हैं। अब आईसीयू रूम के अंदर वर्धमान का बेसुध देह था और उसके आसपास जकड़े हुए पाइप्स थे। एक तरफ जहां वर्धमान को बचा न पाने के लिए डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो वही दूसरी ओर अजमेर जिले के पुष्कर शहर के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर में हो रहे थे चमत्कारी क्रियाकल्प। मंदिर के अंदर और बाहर के घंटियां जोर जोर से बज रहे थे, जिससे खुद पुरोहित जी अपने कुटिया से बाहर आ गए। है भगवान, ये कौन सी अनर्थ होने वाला है? पुरोहित जी बिगड़े हुए मौसम को देखते हुए अपने आप में डरते हुए कहते हैं। पुरोहित जी किसी तरह से मंदिर के अंदर जा उसके किवाड़ बंद करने की कोशिश करने लगे। वही मंदिर के गर्भगृह में तो एक अलग ही चमत्कारी घटना हो रही थी। ब्रह्मा देव के कमंडल के अंदर से एक नीले रंग की रोशनी निकलता है और वो गर्भगृह के बाहर अपने दिशा करती है। वो रोशनी गर्भगृह से होते हुए बाहर निकाल जाता है। जैसे ही वो रोशनी मंदिर के बाहर निकलता है वैसे ही मंदिर के घंटियां बजना बंद हो गया। देखते ही देखते मंदिर की अवस्था पहले जैसा हो जाता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। यूं अचानक आए बदलाव को पंडित जी भांप लेते हैं, लेकिन वो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि हुआ क्या है। वही वो नीली रोशनी इस काले अंधेरे रात और इतने तूफान के बीच सेंट्रल हॉस्पिटल के उस कमरे में आ जाती है जहां पे वर्धमान एडमिट था। नीले रंग की रोशनी वर्धमान के शरीर के पास उसका 7 बार परिक्रिया करने लगता है। 7 बार वर्धमान के शरीर के ऊपर परिक्रमा करने के बाद वो नीले रंग की रोशनी वर्धमान के दाहिने हाथ के अंगूठे के वहां जा उसके भीतर समा जाती है। जैसे ही वो नीले रंग की रोशनी वर्धमान के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें कंपन होने शुरू हो गया। वर्धमान के शरीर में बहुत कंपन हो रहा था, मानो उसके शरीर में भूकंप आ चुका हो। कंपन का असर इतना था कि वर्धमान अब अपने जगह से ऊपर उठने लगा। सारे मशीन्स अपने आप में अलग अलग प्रतिक्रिया करने लगे। वर्धमान के शरीर के यूं अचानक हुए हरकत के वजह से आईसीयू रूम के साइलेंसर बजने शुरू हो जाता है।
साइलेंसर को बजते देख डॉक्टर राही और डॉक्टर मेहरा जो अपने कैबिन के अंदर थे, वो दौड़ते हुए रूम के अंदर आते हैं। अंदर के मंजर को देख दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ी देर पहले जिस ईसीजी मशीन पे हार्ट रेट का एक भी सिग्नल नहीं था, उसमें अब गजब की उछाल आई है। अपने सामने वर्धमान को ऊपर नीचे होते देख डॉक्टर राही जल्दी से जा वर्धमान को स्टेबल करने की कोशिश में लगे। थोड़े समय के मेहनत के बाद दोनों डॉक्टर्स के मेहनत के वजह से वर्धमान के हालत में स्थिरता दिखाई पड़ता है। सूरज के रोशनी और साफ चमकता हुआ आसमां देखने में ऐसा लग रहा था मानो कल रात कुछ ही नहीं था। वही आईसीयू रूम के अंदर वर्धमान अपना आँख होले से खोलता है और अपने चारों ओर देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था वो कहाँ है और किस जगह पर है। धीरे धीरे उसकी नजरें अपने शरीर पर पड़ता है और अनायास ही उसके जुबान से निकाल पड़ता है, एक नया शरीर। कौन है वर्धमान राजपूत जिसे बचाने के तत्पर थे दोनों डॉक्टर्स? क्या हुआ था वर्धमान के साथ जो वो इस हालत में है? ये नीली रोशनी आखिर थी किस चीज की? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी इस नीले रोशनी में जिसके वजह से वर्धमान हो गया था जिंदा? क्यों वर्धमान अपने शरीर को नया शरीर कह रहा था? एपिसोड 2 कमजोर शरीर। वर्धमान अपने चारों ओर के मंजर को देखने लगता है और अपने मन ही मन अपने आप से प्रश्न करने लगता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और मुझे इस शरीर में यह कैसी चुभन सी महसूस हो रही है? यही सब अपने आप से सवाल करते हुए वर्धमान अपने शरीर को निहारने की कोशिश करता है। वो अपने आप को हिलाने ही वाला होता कि कोई उसे हिलने से मना करता है। रुक जाइए मिस्टर राजपूत, आप अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, आपको बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। डॉक्टर राही अपने चेहरे में एक लंबी मुस्कान लिए बिस्तर पर लेटे हुए वर्धमान से कहते हैं। वही कमरे के अंदर किसी अनजान शख्स को देख वर्धमान की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर राही के टिप्पणी पर वर्धमान ने किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उल्टा वो किसी 5 साल के बालक के भांति उसे निहारने लगा था। वर्धमान को यूं टुकुर टुकुर निहारते देख डॉक्टर राही को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने मन में पनप रहे सवाल के जवाब के लिए वर्धमान से वापस से बड़े ही धीरज और संयमता के साथ उससे द्वारा सवाल पूछते हैं, वर्धमान जी क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? मैं डॉक्टर राही। डॉक्टर राही अपने ओर इशारा करते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ वर्धमान से सवाल करते हैं, लेकिन वर्धमान के प्रतिक्रिया को देख डॉक्टर राही के अंदर पनप रहे सवाल का जवाब उन्हें अपने आप ही मिल जाता है, जिस कारण वो अपने मन ही मन विचार करने लगते हैं, क्या वर्धमान का मेमोरी लॉस्ट हो चुका है? डॉक्टर राही वर्धमान के ओर एकटक देखते हुए ही अपने आप विचार करने लग गए। वही दूसरी, वर्धमान अपने सामने इस अजनबी शख्स को देख अचंभित हो गया था। एक तो उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, ऊपर से सादे पोशाक में लिपटे हुए यह अजनबी जो उसे वर्धमान के नाम से पुकार रहा था, वो तो किसी 5 साल के बालक के भांति सिर्फ आश्चर्य के साथ देख रहा था। जैसे बच्चा नए खिलौनों को देखते हैं, वैसे ही वर्धमान डॉक्टर राही को देख रहा था। डॉक्टर राही को जब अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं, तो वो वर्धमान के ओर देखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। आई एम डॉक्टर राही, आपका 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, और आज आपने पूरे 3 दिन बाद अपने आंखें खुली है, सो प्लीज जितना हो सके उतना रेस्ट ले। एक लंबी मुस्कान के साथ डॉक्टर राही वर्धमान को आश्वासन देता है और वहां से चले जाता है। वही डॉक्टर राही के चले जाने के बाद वर्धमान अपने मन ही मन बुदबुदाता है, तो मैं इस बार किसी पुरुष के शरीर को धारण कर चुका हूँ जिसका नाम वर्धमान राजपूत है। लेकिन ये शरीर इतना कमजोर क्यों है? मेरी आत्मा की शक्ति शरीर के शक्ति से ज्यादा है, जिस कारण शरीर और आत्मा के बीच ठीक से तालमेल नहीं बैठ रहा है। और ब्रह्मा देव ने मेरे साथ ये क्यों किया? क्यों मुझे एक पुरुष के देह में अवस्थित किया? ब्रह्मांशी, आखिर इस बार ब्रह्मा देव ऐसी कौन सी माया रची है? कल रात जो नीली रोशनी वर्धमान के शरीर के अंदर प्रवेश हो चुका था, वो कुछ और नहीं बल्कि एक आत्मा थी। यह आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बल्कि भगवान ब्रह्मा देव द्वारा रचे गए एक ऐसी मायावी आत्मा है जो समय समय पर इस धरती पर अवतरित होती रहती है। ब्रह्मा देव के कमंडल से जन्म लेने के कारण इस आत्मा का नाम ब्रह्मांशी रखा गया। पिछले 1000 वर्षों से ब्रह्मांशी अनंत निद्रा में थी।
लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण ब्रह्मांशी को अपने अनंत निद्रा से उठ वर्धमान के शरीर को धारण करना पड़ा। ब्रह्मांशी एक शांत स्वभाव की आत्मा है जो हर एक काम को बड़े ही संयम और धैर्यता के साथ पूर्ण करती है। बहुत दयालु एवं दूसरों के प्रति सद्भावना रखने वाली स्वयं परात्मा द्वारा रची गई आत्मा है ब्रह्मांशी। ब्रह्मांशी को इतना तो भान हो गया था कि ब्रह्मा जी ने उसके लिए इस बार एक अलग माया का संरचना की थी और उसे इस माया को तोड़ इस धरती को आने वाले खतरों से बचाना था। लेकिन फिलहाल ब्रह्मांशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वर्धमान का शरीर अब तक के धारण किए गए शरीरों में से सबसे कमजोर शरीर है, जिस कारण उसके और वर्धमान के शरीर के बीच की तालमेल नहीं बैठ पा रही है और साथ ही साथ उसे वर्धमान के जीवन के बारे में भी कुछ भी सूचना ज्ञात नहीं है, जिस कारणवश उसे अपने याददाश्त ज्ञात न होने का भान करना उचित प्रतीत हुआ। ब्रह्मांशी के लिए सबसे पहला चुनौती यही था कि वो संयम के साथ वर्धमान के शरीर को ताकतवर बनाए और उसके याददाश्त को अपने अंदर समाहित कर उसके जीवन के हिसाब से ढाल जाने की कोशिश करे, जिसके लिए पिछले 15 दिनों से डॉक्टर्स द्वारा बताए गए हर एक दावा को उसने अच्छी तरीके से लिया। 15 दिन के लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से आम इंसानों के हिसाब से वर्धमान का शरीर सुस्त तो था, लेकिन मायावी दुनिया के लिए यह शरीर बिल्कुल बेकार था। 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी डॉक्टर राही के साथ एक बंगलो में आते हैं। यह बंगलो देखने में बहुत आकर्षक और सुंदर था। ब्रह्मांशी बंगले को देख अचंभित हो गई थी। वो डॉक्टर राही के पीछे पीछे बंगलो के अंदर चली जाती है। बंगलो को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। इसी बीच बंगलो के दरवाजा खोल वहां से एक 60 साल का बूढ़ा आदमी बाहर आता है। इनका नाम है हरिचंद्र राय, इस बंगलो का रखवाला और बाकी सब कुछ। वो डॉक्टर राही को देख अपने हाथ जोर उन्हें ग्रीट करते हैं। खम्मा घनी डॉक्टर साहब। घनी खम्मा राय जी, डॉक्टर राही उन्हें वापस से ग्रीट करते हुए कहते। हरिचंद्र राय जी एक नज़र वर्धमान के ओर देखते हैं और उनका मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे के हाव भाव को छिपाते हुए डॉक्टर साहब को आदर सत्कार करते हुए उन्हें बंगलो के अंदर ले जाते हैं। ब्रह्मांशी अर्थात वर्धमान उनके पीछे पीछे किसी पालतू कुत्ते के तरह चलने लगता है। वर्धमान जी, यह आपका घर है और आप यहाँ पर रहते हैं, और यह जो आदमी है यह है हरिचंद्र राय जी जो इस बंगलो के रखवाले हैं। आज से आप यहीं पर रहेंगे और मैं बीच बीच में आता रहूंगा आपके चेकअप के लिए। डॉक्टर राही वर्धमान को सब कुछ समझते हैं और वर्धमान उनके बातों को किसी आज्ञाकारी बच्चे के भांति मानने लगता है। वही डॉक्टर राही ने हरिचंद्र राय जी को सारा मामला समझ दिया था। डॉक्टर राही उनसे अपना विदाई लिए वहां से चले जाते हैं। वही हरिचंद्र राय जी वर्धमान को उन्हें उनका कमरा दिखते हैं। वर्धमान का कमरा ऊपर के मंजिले पे था, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हो रही थी पुराना वर्धमान इतने बड़े घर में यह वर्धमान अकेला रहता था। उसके अंदर और भी सवाल थे जैसे उसका परिवार कहाँ है और वगैरह वगैरह, लेकिन उसने कभी भी किसी को पूछने हिम्मत नहीं की। अपने कमरे के अंदर जाते ही वो कमरे को निहारने लगता है और कमरे की हालत जो देख उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर भी इस कमरे में न रहे। कमरा बहुत ज्यादा गंदा था और चरों कपड़े बिखरे हुए थे और मकड़ी के जाले भी थे, जिसे देख नए वर्धमान को पुराने वर्धमान के बारे में धारणा होने लग गई। वही वो कमरे को नजरअंदाज किए डूबते हुए सूरज को देखने लगा और अपने मन ही मन बुदबुदाने लगता है, आज मुझे गुप्त वशिष्ठ क्रिया करना पड़ेगा। डूबते हुए सूरज का रोशनी सीधे वर्धमान के चेहरे के पे पड़ती है, जिससे मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई फरिश्ता हो। क्या डॉक्टर राही वर्धमान को पहचानते थे? ऐसा क्या हुआ था जिस कारण ब्रह्मांशी को वापस धरती पर आना पड़ा? क्यों इस ब्रह्मांशी धारण की एक पुरुष का शरीर? क्या ब्रह्मांशी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्यों वर्धमान इतने बड़े बंगलों में अकेला रहता था? क्या है यह गुप्त वशिष्ठ क्रिया? एपिसोड 3, गुप्त वशिष्ठ क्रिया। यह एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सफाई करती है। इस क्रिया को जो भी व्यक्ति सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है, वो व्यक्ति पूर्ण तरीके से पवित्र हो जाती है। गुप्त वशिष्ठ क्रिया एक दैवीय क्रिया है और यह पुरातन से पुरातन है।
जिसके बारे में आज के पुरातत्व विभाग को शायद से ही मालूम हो। इस क्रिया को 1000 वर्ष पहले ब्रह्मांशी और उसके शिष्य ने ही इस्तेमाल किया था। उसके बाद अतीत के पन्नों में जैसे यह क्रिया धरती के मिट्टी से गुम हो गई हो। इस क्रिया को सफलतापूर्वक करने से शरीर की सारी मलिनता नाश हो जाती है और शरीर को एक नए ढांचे के लिए तैयार कर देती है, जिसमें शरीर किसी नवजात शिशु के भांति पवित्र और कोमल हो जाती है। यह क्रिया शरीर के मलिनता के साथ साथ शरीर के विकारों का भी अंत कर देती है और शरीर को मायावी दुनिया के लिए तैयार कर उसमें शक्ति की संचार करती है। ऐसी कारगर है यह गुप्त वशिष्ठ क्रिया। शाम ढल चुकी थी और चंद्रदेव आसमान में विराजमान थे। ब्रह्मांशी जो वर्धमान के शरीर को अपना शरीर समझ चुकी थी, वो अपने आप को क्रिया के लिए तैयार करने लगी। रात्रि भजोन के बाद ब्रह्मांशी अपने नए शरीर पर हल्दी और चंदन के लेप लगा के स्नान करती है। स्नान करने के बाद वो चंद्रदेव को जल अर्पण कर उनके पूजा अर्चना करती है। चूंकि इस गुप्त वशिष्ठ क्रिया के जनक स्वयं चंद्रदेव थे, इसीलिए क्रिया को शुरू करने से पहले चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना जरूरी है। पूजा अर्चना के बाद ब्रह्मांशी वर्धमान के कमरे में जाती है, जो कि उसका कमरा हो चुका था। वही वर्धमान के व्यवहार पर बदलाव देख हरिचंद्र राय जी भौचक्के थे। उन्होंने बीते 5 साल में कभी भी वर्धमान को पूजा अर्चना करते हुए नहीं देखा था। आज गार्डन में जब उन्होंने वर्धमान को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करते देखा तो वह बहुत हैरान हो गए थे। वही ब्रह्मांशी रूपी वर्धमान अपने कमरे में जा कमरे के खिड़की को खोल देती है, जिससे कमरे के अंदर चंद्रमा की रोशनी बिना कोई परेशानी के अंदर पहुंच सके। चंद्रमा की रोशनी सीधे ही कमरे के बीच में आ गिरती है, जो कि ब्रह्मांशी के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि वो अपने क्रिया को अच्छे तरीके से कर पाएगी। अपने शरीर के ऊपर एक हल्का सा टॉवेल लपेटे वर्धमान कमरे के बीचों बीच आ बैठती है, जिससे उसके शरीर में चंद्रमा की रोशनी बिना कोई बाधा के गिरती है। अपने शरीर को चंद्रमा के रोशनी से लिपटा देख ब्रह्मांशी के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ब्रह्मांशी पद्मासन में बैठ जाती है और अपने हाथों को प्राण मुद्रा में कर लेती है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपने आराध्य देव श्री ब्रह्मा देव की स्मरण करने लगती है। अपने आराध्य देव के स्मरण के बाद उसी आसन में बैठी ब्रह्मांशी चंद्रदेव गुप्त से भी गुप्त मंत्रों की जाप करने लगती है। धीरे मंत्रों के जाप से कमरे के माहौल में बदलाव आती है। कमरे के अंदर अब गर्म हवाई चलनी शुरू हो गई थी, जिससे वर्धमान का शरीर पसीने से तरबतर हो गई थी। वही मौसम में भी हल्की हल्की सी बदलाव आने शुरू हो गए थे। मूसलाधार बारिश की संकेत देते हुए बिजलियां गरजने शुरू हो गए थे। वही जैसे जैसे ब्रह्मांशी मंत्रों की जाप करते गई, वैसे वैसे चंद्रमा की रोशनी और तेज होती गई। तकरीबन आधे घंटे बाद माहौल और ज्यादा गंभीर हो गई थी। अब धीरे धीरे वर्धमान का शरीर हवा में उड़ने लग गया था। वर्धमान का शरीर लगभग 4 फुट ऊंची थी फर्श से। वही उसके शरीर में भी बदलाव दिखाई देने लग गए थे। वर्धमान के शरीर में उसके नसें कसी हुई थी और वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नसों के उभार ऐसे थे मानो किसी ने शरीर को किसी रस्सी से बांध दिया हो। वही शरीर में आए बदलाव के वजह से ब्रह्मांशी को बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन इस चरम कष्ट को सहते हुए ब्रह्मांशी ने अपने मंत्रों की जाप जारी रखी। शरीर में अब एक लाल बिंदु दिखाई दे रही थी जो शरीर की परिक्रमा कर रही थी। धीरे धीरे वो बिंदु बड़ा होता गया। आखिर जब उस बिंदु का साइज लगभग 5 सेंटीमीटर तक हुआ, तब जाके उसका बढ़ना बंद हुआ। वह लाल बिंदु धीरे धीरे जा मूलाधार चक्र के वहां जा थम जाती है। जैसे ही बिंदु वहां रुक जाती है तो उसमें कुछ हलचल होने लगती है और मूलाधार चक्र के वहां कुछ काली काली रंग के परतें दिखाई पड़ती है, जो सीधे ही उस बिंदु के अंदर समा जाती है। वही मंत्र जाप करते हुए ब्रह्मांशी अपनी पूरी एकाग्रता उसी बिंदु पर लगा रही थी, क्योंकि इसी बिंदु के जरिए ब्रह्मांशी वर्धमान के शरीर को शुद्ध कर उसे एक नया आकार देने वाली थी। कहने में जितना आसान लगता है क्रिया, लेकिन है नहीं इतना आसान, क्योंकि इस क्रिया में ब्रह्मांशी को सहने पड़े करुण पीड़ा। किसी तरह से पीड़ा को सहते हुए ब्रह्मांशी अपनी सारी एकाग्रता उसी बिंदु पर रखती है। वही वर्धमान का शरीर किसी जलता हुआ कोयले के भट्टे के तरह हो चुकी थी। उसके शरीर को देख ऐसा लग रहा था मानो वो किसी आग में तप रहा हो। पसीना तो ऐसे निकल रहा था मानो कोई अनार से जूस निकाल रहा हो। वही जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मौसम और ज्यादा खराब होने लग गया। आज की ये मौसम कल की तरह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज कल लोग मौसम की गुहार को नहीं समझते हैं। बहुत प्रयास और जतन के बाद
आखिर में ब्रह्मांशी वर्धमान के शरीर के सारे मलिनता और बेकारों को एकजुट कर उस बिंदु के अंदर समाने में सफल हो गई। वो अपने मंत्रों को ही जप करते हुए उस बिंदु को वर्धमान के शरीर के ऊपरी हिस्से में स्थानांतरित करने के प्रयत्न करने लगी। धीरे धीरे वो बिंदु वर्धमान के सीने के मध्य भाग में जा रुक गई। वही ब्रह्मांशी अपने अंतर नेत्रों से झांकते हुए उस बिंदु को देख रही थी और अपने आराध्य देव की स्मरण कर चंद्रदेव के परम गुप्त मंत्रों, जो शायद से देवताओं के लिए भी जानना मुश्किल हो, उस मंत्र की जाप करने लगी। जैसे जैसे ब्रह्मांशी मंत्रों की जाप करती जा रही थी, वैसे वैसे वो लाल रूपी बिंदु, जो अभी पूरी तरीके से काला पड़ चुका था, वो हिलने लगता है। तो वही मंत्रों और साधन के असर से वर्धमान के शरीर का ऐसा हालत हुआ था मानो वो फटने के लिए तैयार हो। शरीर में नसों के उभार के साथ साथ शरीर में दरारें भी आ चुके थे। वही दरारें उस काली बिंदु पर आ चुकी थी। दरारें इतने बढ़ गए कि बिजली गरजने के आवाज के जैसे आवाज निकलते हुए वो बिंदु फट गई। विस्फोट के बाद क्या हुआ? क्या इस विस्फोट में वर्धमान का शरीर नष्ट हो जाएगा? अगर शरीर नष्ट हो जाएगा तो कैसे ब्रह्मांशी अपने काम को अंजाम देगी? एपिसोड 4, वर्धमान की कहानी। थामप की आवाज के साथ वर्धमान का शरीर नीचे गिर जाता है। उसके शरीर के दरारों से काली काली रंग के कुछ पदार्थ निकल रहे थे। जिधर वर्धमान गिरा हुआ था, वहां पर उस काले रंग की पदार्थ ने अपना घर बना लिया था और चारों ओर काले रंग के पदार्थ फैल गया था। पदार्थ का मात्रा इतनी थी कि वर्धमान ने जो टॉवेल पहने हुआ था वो काले रंग के परद से ढक गया। कुछ देर यूं ही काले रंग के परद निकालने के बाद अपने आप ही दरारें नीले रंग की रोशनी के साथ बंद होने लगे। वही वर्धमान के शरीर के अंदर बसी ब्रह्मांशी वर्धमान के जीवन कहानी के दुनिया में खो गई थी। वर्धमान राजपूत घराने का बड़ा बेटा, लेकिन कभी अपने बड़े होने और राजपूत घराने से होने का सम्मान उसे नहीं मिला। बचपन से ही अपने माँ और पिता द्वारा दिए गए लाड़ के वजह से बिगड़ गया था वर्धमान। लेकिन उसकी जिंदगी में तो तब मोड़ आया जब उसके पिता यशवर्धन राजपूत ने उसके माँ गीता देवी को धोखा दे किसी दूसरी औरत से शादी कर घर ले आए। अपने पति द्वारा दिए गए इस धोखे से गीता देवी उभर नहीं पाई, जिस कारणवश वो मृत्यु के आगोश में चले गए। अपने नए पत्नी के प्यार में अंधे यशवर्धन जी ने अपने बेटे वर्धमान को भी घर से धक्का मार के निकाल दिया और उसे दर्द ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त वर्धमान की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। आदत से बिगड़े होने और किसी बड़े का साया न होने के वजह से वर्धमान अपने छोटे से उम्र में ही नशा और चोरी जैसे घिनौने काम में लग गया। लेकिन अपने माँ के सपने के लिए जैसे तैसे उसने अपनी कॉलेज की डिग्री की, लेकिन हालात और आदत से मजबूर वर्धमान मक्कारी के रास्ते पर चल पड़ा। जब 22 साल का हुआ तो उसके पिता यशवर्धन राजपूत का निधन हो गया। उनकी निधन भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से वर्धमान के माँ गीता देवी की हुई थी। यशवर्धन जी के प्यारी श्रीमती जी ने उनके भाई अक्षय वर्धन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। अपने छोटे भाई और पत्नी द्वारा दिए गए धोखे को वो सह नहीं पाए और मौत के आगोश में चले गए। वैसे अपने पिता के मृत्यु पर वर्धमान को कोई भी अफसोस नहीं था। उसके पिता ने जो भी उसके माँ के साथ किया था, उस वजह से वो अपने पिता से बेइंतहा नफरत करता था। अपने पिता के देहांत के बाद यशवर्धन राजपूत द्वारा किए गए संपत्ति का बंटवारा किया गया, जिसमें वर्धमान के हिस्से अपने माँ द्वारा चलाए जाने वाला फैक्ट्री को और राजपूत घराने की पुश्तैनी किला सौंपा गया। वर्धमान के हिस्से जो कुछ भी आया वो किसी खंडहर से कम नहीं था। अपने पिता के देहांत के बाद वर्धमान का नाता उस परिवार से एकदम टूट गया। फिर कभी भी उसने राजपूत हवेली पे अपना कदम नहीं रखा था। लेकिन वर्धमान को क्या पता था कि किस्मत ने तो उसके लिए और भी तोहफे रखे थे। जब वर्धमान 23 साल का हुआ तब उसे राजस्थान के सबसे अमीर खानदान राणावत खानदान से एक ऑफर आया था, जिसमें उसे राणावत खानदान की घर जमाई बनना पड़ेगा। पैसों के तंगी के वजह से वर्धमान ने अपने सामने आए सुनहरे अवसर को जाने नहीं दिया और राणावत खानदान के बड़ी बेटी ईशा राणावत से उसने अपनी शादी रचा ली थी। वर्धमान जब पहली बार ईशा की फोटो देखा था तभी उसे पहली नज़र का प्यार हो गया था ईशा से। अपने पत्नी के लायक बनने के लिए वर्धमान ने अपने सारे खराब धंधों को छोड़ राणावत कंपनी में ही उसने एक सेल्समैन की जॉब करने लग गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी होने के बाद ही उसके पत्नी उसे छोड़ लंदन चली जाएगी। बिना पत्नी के घर जमाई और ससुराल वालों के हर रोज के तानों के वजह से वर्धमान ने अपना पुराना तरीका वापस से अपना लिया और दिन रात शराब में डूबा रहा। वो हमेशा ही भगवान से यही मन्नत मांगता था कि उसे अपने माँ के पास जाना है।
और आखिर में अपने किस्मत और हालात से हार वर्धमान अपने जान देने के लिए बेकाबू हो गया था। इसी बीच एक दिन हद से ज्यादा शराब पीने के वजह से वर्धमान एक भारी एक्सीडेंट से हो गुजरा, जिसमें उसका निधन हो गया और उसके जगह ब्रह्मांशी ने प्रवेश ले ली। भोर का समय था, पंछी अपने घोंसले से बाहर आ रहे थे, वही सूरज भी अपने मौजूदगी का संदेश दे रहा था। सुबह के मीठी मीठी सूरज की रोशनी कमरे के फर्श में लेटे वर्धमान के शरीर में पड़ता है। रोशनी पड़ने से काली परतों में ढका वर्धमान का शरीर चमक रहा था, मानो कोयला का खादान हो। सूरज की रोशनी वर्धमान के आंखों में पड़ते ही धीरे से वर्धमान अपना आंखें खोल लेता है। वर्धमान अपने जगह से उठ फर्श पर बैठ जाता है और अपने आप बुदबुदाता है ब्रह्मा जी, आपने मुझे इस बार ये कैसी दुविधा में डाल दिया। जिसने हमेशा से वैराग्य का जीवन जिया है, उसे आपने इस बार एक गृहस्थ का भार दिए भेजा है। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी अपने आप से कहती है। उसे वर्धमान के जीवन कहानी को देख दुख हुआ था कि उसने अपने जीवन में काफ़ी तकलीफें उठाई, लेकिन उसे यह भी लगा कि वर्धमान बहुत डरपोक और केयर आदमी था, जिस वजह से वो अपने जिंदगी से इतनी जल्दी हार गया। जैसे ही ब्रह्मांशी को अपने शरीर के काले परतों की एहसास होती है, तो उसके चेहरे पे मुस्कान सा गई, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक गुप्त वशिष्ठ क्रिया को संपूर्ण किया था, जिस वजह से उसके और वर्धमान के शरीर के बीच एक अच्छा खासा तालमेल बैठ गया था। साथ ही साथ मायावी शक्ति हासिल करने के लिए वर्धमान का शरीर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। अपने उपलब्धि के एहसास होते ही ब्रह्मांशी मन ही मन अपने आराध्य देव और चंद्रदेव की शुक्रिया अदा करती है। वर्धमान के यादों से ब्रह्मांशी को नए समय में चलने के तौर तरीके पता चल चुका था, लेकिन अफसोस जो ज्ञान उसके पास थी वो सीमित थी और ज्यादा भी नहीं थी। ब्रह्मांशी के लिए तो सबसे दुविधा की बात यह थी कि उसके ऊपर पूरे 4.5 करोड़ की कर्जा चढ़ चुका था, जिसे याद करते ही ब्रह्मांशी कांप उठती है। वो किसी तरह से अपने जगह से उठ खड़ा हो जाता है और बाथरूम के ओर जाने लगता है। बाथरूम में जब वो साबुन से अच्छी तरीके से नहाती है, नहाने के बाद आईने के सामने ब्रह्मांशी अपने नए शरीर को निहारने लगती है। वर्धमान, जो पहले कद से छोटा और दिखने में काल था, साथ ही साथ एक भद्दे चेहरा वाला आदमी था, वो अब दिखने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। ब्रह्मांशी अपने नए शरीर को निहारते हुए अपने अंग को छूता है और अपने आप से बोलने लगता है, मैं अपने पत्नी को मां बनने का सुख दे पाऊंगा। वो अपने शरीर को और ज्यादा निहारने लगता है। कल जिसका कद 5.5 का था, वो 2 इंच बढ़कर 5 फुट 8 इंच का हो चुका था। जिसके बदन का रंग काला था, वो अब गौर हो चुका है। वही उसके भद्दे से चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। वो अब एक हैंडसम मैन बन चुका था, जिसे देख लड़कियां मरने को दीवानी थी। ब्रह्मांशी अपने ख्यालों से बाहर आ अपने मन ही मन सोचने लगी, मुझे जल्दी से इस समय के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जन करना होगा, तभी मैं अपने अगले शक्ति स्तर तक पहुंच सकूंगा। क्या अपने नए शरीर के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएगी ब्रह्मांशी? क्या वर्धमान के पत्नी ईशा को अपने पत्नी का दर्जा दे पाएगी ब्रह्मांशी? कौन से नई चुनौती का सामना करने वाली है ब्रह्मांशी? एपिसोड 5, पुस्तक स्मृति विद्या। ब्रह्मांशी अपने मन में दृढ़ निश्चय करने के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। वो वर्धमान के शरीर अर्थात अपने शरीर में कपड़े पहन कमरे से बाहर निकलती है। कल रात क्रिया करने के वजह ब्रह्मांशी को जोर की भूख लगी थी। इसी वजह से वो सबसे पहली काम जो करना चाहती थी वो थी खाना। वो सीधे ही डाइनिंग टेबल पर जा बैठती है, जहां पर हरिचंद्र राय जी ने पहले से ही खाना परोसे रख दिए थे। ब्रह्मांशी खाने को इस तरह से खा रही थी मानो वो वर्षों से भूखी हो। खाना खत्म कर और एक भारी डकार के साथ ब्रह्मांशी बांग्लो के लाइब्रेरी के ओर अपनी रुख करती है। लाइब्रेरी के अंदर की दृश्य को देख ब्रह्मांशी खुशी के मारे अपने आप से अकेले ही बड़बड़ाने लगती है, हे ब्रह्मादेव, आपने तो चमत्कार कर दिया, प्रभु धन्य हो धन्य। ब्रह्मांशी अपने कद में लाइब्रेरी के अंदर लेते हुई अचंभे के साथ कोने कोने को देखने लगती है। ब्रह्मांशी के व्यवहार में बदलाव का मूल कारण यह था कि उसे एक साथ में बहुत सारे किताबों का संग्रह देखने को मिल गया था, जिससे उसके अंदर यह उम्मीद जागने लग गई थी कि उसे अब इस समय के बारे अधिक से अधिक ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। वो अपने कदमों को किताबों के पहले रेक के वहां ले जाती है और वहां से एक किताब उठा उसके पन्ने पलटने लगी। असल में जब त्रेता युग में ब्रह्मांशी इस धरती में आई थी, उस वक्त उसने ऋषि गौतम से एक विद्या सीखी थी। वह विद्या बहुत ही पावन और पवित्र है।
इस विद्या से आप किसी भी पुस्तक के ज्ञान को सिर्फ स्पर्श मात्रों से उसके ज्ञान को अर्जन कर पाएंगे। ब्रह्मांशी ने अपने इसी विद्या का इस्तेमाल किया था। एक एक करके ब्रह्मांशी लाइब्रेरी के सारे किताबों को छूने लगती है। तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर उसने लाइब्रेरी के सारे किताबों को छू उसके अंदर के इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेनी लगती है। जब ब्रह्मांशी इस बात से संतुष्ट हो गई कि उसने सारे किताबों को छू लिया तो वो लाइब्रेरी के एक कोने में जा बैठ जाती है। ब्रह्मांशी अब बैठे बैठे वहां पर ध्यान लगाने लगी और अपने इस अनोखे विद्या के मदद से वो अपने अंदर समाये सारे ज्ञान को उनके हिसाब से अलग अलग कर संवारने लगी। जिस विद्या की यहाँ पर बात हो रही है, यह विद्या है पुस्तक स्मृति विद्या। इस विद्या के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक से उसके अंदर रहे जानकारी को अपने स्पर्श मात्रों से जान सकता है। जब एक व्यक्ति सारे जानकारी को पुस्तक से जान लेता है, तब उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से सारी जानकारियां इस तरह से उस इंसान को याद होता है मानो कोई मेमोरी चिप हो। और ब्रह्मांशी भी ऐसा ही कर रही थी। हालांकि इस लाइब्रेरी में 500 से ज़्यादा किताबें थी तो जाहिर सी बात है कि उसमें सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होंगे। ब्रह्मांशी अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र के ओर खींचती है जहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ किताबें और किताबें दिखाई देती है। ये वही किताबें हैं जिसे थोड़ी देर पहले ब्रह्मांशी अपने हाथों से छू रही थी। इन किताबों को देख ब्रह्मांशी समझ चुकी थी कि उसे अब इन किताबों के जानकारियों को अपने अंदर समाना होगा। वो ऋषि गौतम द्वारा सिखाए गए मंत्रों को जाप करने लगी और सारी किताबें हिलने लग गई। जैसे जैसे मंत्रों की जाप चलती रही वैसे वैसे किताबें एक दूसरे से अलग होती गई। किताबें अब कुल 4 भागों में भाग हो चुकी थी। उनमें से पहला है आयुर्वेद, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटिक्स और चौथा इकोनॉमिक्स। किताबें भाग होने के बाद एक एक करके वहां से मिटने लगी। किताबों का मिटना यह दर्शाता है कि उस किताब की जानकारी ब्रह्मांशी के दिमाग में समा रही है। देखते ही देखती 500 से भी ज्यादा किताबें ब्रह्मांशी के दिमाग में छप गई। पुस्तक स्मरण विद्या के खत्म होते ही ब्रह्मांशी अपने आंखें खोलती है और चारों ओर अपने नजरें फेराने लगती है। उसके बदन पसीने से तरबतर हो गई थी। लेकिन अभी जो नई जानकारी उसे मिली और जो जानकारी उसे वर्धमान के यादों से मिली, इतने से उसे ये जरूर मालूम चल गया था कि अगर उसे इस आधुनिक समय में चलना है तो पॉकेट में पैसों का रहना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मांशी को जहां तक मालूम चला था तो उसके शरीर के असली मालिक वर्धमान के पास तो कोई नौकरी ही नहीं थी। ऊपर से उसके ऊपर पूरे 4.5 करोड़ का कर्जा था। अपने सामने के दुविधा को देख ब्रह्मांशी निराशा के साथ अपने सिर को हिलाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसे मनुष्य के शरीर में भी आ सकती है। भारी मन से सांस लेते हुए ब्रह्मांशी खिड़की के बाहर झांकती है तो उसे पता चलता है कि सूरज सिर पर आ चुका था। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपने कमरे के ओर जाती है। कमरे में जा टॉवेल से पसीना पोंछते हुए अपने खिड़की से बाहर गार्डन के ओर देखती है जहां पर हरिचंद्र जी फूलों पर पानी दे रहे थे। उन्हें देखते ही ब्रह्मांशी के जहन में कुछ ख्याल आते हैं और वो वर्धमान के फोन को टटोलने लगती है। फोन को चेक करते ही किसी का नंबर उसे मिलता है जहां पर साफ साफ लिखा होता है मदन मोहन लाल। नाम को देखते ही ब्रह्मांशी उस पर क्लिक कर देती है और मदन मोहन जी के कॉल रिसीव करने का वेट करती ही 1-2 रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव होती है और उधर से आवाज आता है, खम्मा घनी वर्धमान जी। घनी खम्मा मदन काका। हाँ तो कहिए राजकुमार सा क्या आदेश है? काका सा क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जी हुकुम, क्यों नहीं। तो फिर काका कहाँ मिले आपको? हमारे घर। काका आपका घर, समझ गया, हम आपको एड्रेस मेल कर देते हैं। जी जय भवानी राजकुमार सा। ब्रह्मांशी जैसे तैसे मदन मोहन लाल बोल के आदमी से बातें करती है। वो कॉल काट होने पर गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप से बुदबुदाती है, पता नहीं इस समय के मनुष्य ऐसे संवाद क्यों करते हैं। अच्छा हुआ कि ब्रह्मा जी के कृपा से हमें इस वर्धमान नामक मनुष्य की स्मृति शक्ति मिल गई, नहीं तो हम कैसे इस मुसीबत को पार करते। ऐसे बातें करते हुए वो बाहर की ओर देखती है और वापस से चिंता के साथ अपने आप से कहने लगती है, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। सुबह से वातावरण ऐसी कर रखी है मानो कभी भी वर्षा हो सकती है, परंतु उससे पहले हमें इस कक्ष को स्वच्छ करना पड़ेगा। इतने मलिन जगह पर हम नहीं रह सकते हैं। इतना क्या, ब्रह्मांशी कमरे के सफाई करने लग गई। सफाई करने के बाद ब्रह्मांशी थक हार के बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन अपने पेट के गुड़गुड़ ने उसे भूख की याद दिला दे।
अपने पेट को सहलाते हुए बड़े ही आलस के साथ ब्रह्मांशी नीचे के ओर जाती है, जहां पर उसे पहले से ही हरिचंद्र राय जी मिल जाते हैं। खम्मा घनी जमाई सा हरिचंद्र जी अपने हाथ जोर वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी की स्वागत करते हैं। खम्मा घनी काका, ब्रह्मांशी चेयर पर बैठते हुए कहती है। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के मुंह से अपने लिए काका शब्द सुन हरिचंद्र राय जी थोड़े विस्मय में चले गए थे, क्योंकि वर्धमान बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी था। वो कभी भी हरिचंद्र राय जी से अच्छे से बात नहीं करता था। वही हरिचंद्र राय जी के ख्यालों से अनजान ब्रह्मांशी अपने मन कुछ सोचती है और हरिचंद्र राय जी कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन हरिचंद्र राय जी शौक के मारे चुल्लू भर पानी डुबकी लगा के मर जाने को दिल कर रहा था। ऐसा क्या कहा था ब्रह्मांशी ने जिसे सुन हरिचंद्र जी चुल्लू भर पानी में डूब मरने सोच रहे थे? कैसे ब्रह्मांशी वर्धमान के कर्जे से अपने आप को निकालेगी? कौन है मदन मोहन लाल? ब्रह्मांशी क्यों मदन मोहन लाल जी मिलन चाहती थी? आखिर क्या चल रहा है ब्रह्मांशी के दिल में? एपिसोड 6, बेशर्म जमाई। हे राम जी, ये कैसा जमाई है? घर के नौकर से पैसे मांगने में शर्म भी नहीं लगता है। हरिचंद्र जी वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर हिन नजरों से देखते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं। असल में ब्रह्मांशी ने हरिचंद्र राय जी से कुछ पैसे उधार मांगे थे, जिसे सुन हरिचंद्र जी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहते थे। हरिचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन वर्धमान जैसे बेशर्म आदमी से उनकी मुलाकात शायद से हुई हो। वही इन सब से बेखबर ब्रह्मांशी ने तो इसलिए मांगी थी क्योंकि जब उसने वर्धमान की जेब टटोली तो उसे 1 रुपये भी न मिला। काका, क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे जो आप मुझे उधार दे सके? ब्रह्मांशी दोबारा से हरिचंद्र जी से पैसे की मांग करते हुए सवाल करती है। जमाई सा है। हरिचंद्र जी कुछ शब्द के साथ वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के सवाल का जवाब देते हैं। तो फिर क्या कुछ पैसे आप मुझे उधार दे पाएंगे? ब्रह्मांशी सीधे ही उनसे पैसों की गुहार करते हुए कहती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी छवि कैसी छप रही होगी। रुकिए। हरिचंद्र जी ब्रह्मांशी को थोड़े समय के लिए वेट करने के कह के वहां से उठ जाते हैं और अपने कमरे के ओर पैसे लाने के लिए चले जाते हैं। वो वर्धमान से माना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसा भी हो लेकिन है तो राणावत घराने की बड़ा दामाद है। वही पैसों की इंतजाम होते देख ब्रह्मांशी के चेहरे पर एक मुस्कान सा गई थी। कुछ वक्त बाद हरिचंद्र जी अपने हाथों में 5,000 रुपये ला ब्रह्मांशी को सौंप देते हैं और उससे कहने लगते हैं, जमाई सा, हमारे पास इतने कैश ही है, बाकी सब हमारे बैंक के खाते में जमा है। कोई बात नहीं काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। इतना कह अपने हाथों में छतरी पकड़े हुए बंगलों से निकल जाती है ब्रह्मांशी। आधे घंटे बाद ब्रह्मांशी एक घर के सामने खड़ी था। यह घर देखने में ज्यादा बड़ा भी नहीं था और ना ही ज्यादा छोटा, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि एक परिवार आराम से रह सके। घर के गेट पर खड़े हो ब्रह्मांशी बेल को बजा देती है। असल में जिस जगह ब्रह्मांशी खड़ी है उसी जगह पर मदन मोहन लाल जी का घर है। यह जो सामने घर दिखाई दे रही ब्रह्मांशी को, असल में यह घर मदन मोहन लाल जी का ही है। आधे घंटे पहले मदन जी ने ही उसे अपने घर का एड्रेस दिया था। इसी बीच गेट खोलते हुए मदन जी बाहर आते हैं। यह है मदन मोहन लाल, गीत देवी का पर्सनल लॉयर और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा आदमी जो वर्धमान का भला चाहता है। जब गीत देवी जिंदा थी तब उन्होंने ही मदन जी को नौकरी दे उनके घर को टूटने से बचाया था, जिसका एहसान मदन जी कभी भी चुका नहीं पाएंगे। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल के होंगे। मदन जी देखने कुछ खास भी नहीं है, लेकिन जैसा भी हो लेकिन बेचारे दिल के बड़े अच्छे हैं। खम्मा घनी राजकुमार सा वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर हाथ जोड़ते हुए मदन जी उसका स्वागत करते हैं। वही ब्रह्मांशी भी मदन जी का मान रखते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, घनी खम्मा मदन जी, राजकुमार सा अंदर चलते हैं। मदन जी वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। मदन जी के कहने के पर ब्रह्मांशी उनके साथ घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही ब्रह्मांशी और मदन जी दोनों ही हॉल पर बैठ जाते हैं। वही मदन जी के श्रीमती जी ने वर्धमान के आदर सत्कार में मिठाई परोस दे। राजकुमार सा मदन जी अपने आप को थोड़ा सा वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर झुकाते हुए कहते हैं। मदन मोहन लाल जी के चेहरे के भाव को देख ब्रह्मांशी समझ जाती है कि मदन जी क्यों ऐसे भाव बनाए हुए हैं। वो अपने गले को साफ करते हुए मदन जी से कहने लगती है, मदन जी, मुझे मेरे हिस्से में आए प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी चाहिए।
अपने सामने बैठे वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के बातों को सुन मदन जी अपने कान खड़े कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वर्धमान यही कहने के लिए उनके पास आया है, लेकिन ऐसे सीधे ही मुद्दे पर आ जाएगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं था। वो वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर देख खिसियाते हुए कहते हैं, राजकुमार सा आप जरा बैठाइए, मैं आगाज लेकर आता हूँ। इतना कह मदन जी अपने तोंद को हिला हिलाकर अपने बेडरूम के ओर जाने लगते हैं। वही वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी हाल पर बैठे मदन जी के घर का जायज लेने लग गई। मदन जी का घर 2 मंजिला था। मॉडर्न जमाने में जितनी सुख सुविधा एक परिवार को चाहिए, वो सारी सुविधाएं उनके घर पर मौजूद है। ऐसे ही हॉल पे बैठे बैठे नजरें घुमाते हुए उनके नज़र किसी चीज के वहां रुक जाती है। वो एकटक उसी चीज पर ही देखे जा रहा था, तभी मदन जी हॉल पर वापस आते हुए वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को बीच में टोकते हुए कहते हैं, राजकुमार सा ये रहे सारे कागजात जो आपके नाम है। मदन जी अपने जगह वापस से बैठते हुए कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांशी तो अभी भी उसी चीज के ऊपर नजर गिराए बैठी थी। अपने सामने वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को यूं किसी चीज देखते देख मदन जी भी उसके नजर की पीछा करते हैं। जब उसे वो चीज दिखाई पड़ती वो अपने गले को साफ करते हुए कहने लगते हैं, रानी सा की काफी दया है हमारे ऊपर, अगर वो नहीं होते तो उस वक्त तो फिर हम भी नहीं होते। राजकुमार सा, असल में ब्रह्मांशी जिस चीज के ऊपर अपनी नजर टिकाई बैठी थी वो कुछ और नहीं बल्कि वर्धमान के माँ गीता देवी जी की फोटो थी। उनके फोटो में अलग ही तेज थी। वही मदन जी के आवाज से ब्रह्मांशी अपने ख्यालों से निकलते हुए मदन जी से सवाल करती है, लेकिन इनके मतलब हमारे माँ की फोटो यहाँ पर क्यों टांगे रखा है आपने मदन जी? वो राजकुमार सा रानी सा के बड़े उपकार है हमारे ऊपर, हमारे लिए साक्षात देवी थी वो, उनके वजह से ही मुझे उनके कारखाने के और उनके पर्सनल वकील बन पाया था, नहीं तो हम कोर्ट के धक्के खाते रहते। मदन जी पुराने बातों को याद करते हुए कहते हैं, खैर छोड़िए पुराने बातों को, वैसे हुकूम अगर देखा जाए तो आपके पास आए संपत्तियों के कुल दाम है पूरे 20 करोड़ रुपए, तो फिर आप कहे तो किसी बड़े कस्टमर को पकड़े हम। मदन जी अपने पुराने ख्यालों को साइड करते हुए काम की बात पर आते हुए कहते हैं, किसने कहा हम हमारी संपत्ति बेचना चाहते हैं? वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी अपने निगाहों को पैनी करते हुए मदन जी से कहती है। तो फिर मदन जी डर और कंफ्यूजन के साथ पूछते हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी कागजात को आपके यहाँ से लेने आए हैं, ना ही संपत्ति बेचने की बातें करने। ब्रह्मांशी अपने यहाँ आने की सही कारण मदन जी को बताते हैं। वही वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के आने के असली वजह के बारे में जान मदन जी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वही अगर मदन जी के सोच के बात करें तो इतना सोचना इनके लिए लाजमी थे, क्योंकि वर्धमान है ऐसे व्यक्ति जिसके बारे कुछ अच्छा सोचा ही न जाता है। तभी दोनों के बीच के इस कशमकश को तोड़ते हुए कोई हॉल के दरवाजे से होते हुए कोई अंदर आती है। बाबा मैं आ गई। ये जो व्यक्ति अभी अभी हॉल में पधारी है, यह कोई और नहीं बल्कि मदन जी के लौती बेटी नयनतारा है। नयनतारा एक 23 साल की लड़की है जिसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई इसी साल खत्म कर चुकी है और अभी फिलहाल जॉब ढूंढने में लगी है। नयनतारा भी साधारण देखने वाली लड़की, न ज्यादा गोरी और नहीं ज्यादा काली, कद में भी मीडियम है, लेकिन नया नक्श किसी हेरोइन से कम नहीं है। लंबे बाल और काली आंखें देख कोई भी उसे बदसूरत कहने की जुर्रत नहीं कर सकते है। वही ब्रह्मांशी इस नए इंसान को देखती है और फिर वापस से अपने नजरें मदन जी के ओर फिराते हुए उनके ओर देखते हैं, मानो पूछ रही हो कि ये कौन है। मदन जी भी उसके आंखों से ही उसके सवाल को समझ जाती है। वो अपने बेटी नयनतारा को अपने पास आने के लिए कहते हैं, बेटी इधर आओ, ये है राजकुमार वर्धमान राजपूत, तुम्हारे रानी माँ गीत देवी के बेटे। मदन जी नयनतारा को वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी से परिचित कराते हुए कहते हैं, राजकुमार सा ये है मेरी एक लौती बेटी नयनतारा, इसी साल इसने अपनी मैनेजमेंट की डिग्री खत्म की है, अभी नौकरी के तलाश में। मदन जी इस बार ब्रह्मांशी को नयनतारा से परिचित कराते हुए कहते हैं, खम्मा घनी राजकुमार सा, खम्मा घनी नयनतारा बाई सा। वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी नयनतारा से कहती है। वही नयनतारा को देख ब्रह्मांशी के दिमाग में कुछ चलने लगती है। कुछ देर अपने मन में सोच विचार करने के नयनतारा और मदन जी से कहती है, जिसे सुन दोनों ही झूम उठते हैं। आखिर ऐसा क्या कहा था ब्रह्मांशी ने जैसे सुन दोनों बाप बेटी झूम उठे? क्या करेगी ब्रह्मांशी वर्धमान की संपत्ति से? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। एपिसोड 7, मायावी नरपिशाच।
सच में राजकुमार सा, मदन जी खुशी से झूमते हुए वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी से कहते हैं। हाँ काका, सच में नयनतारा जी, आपको इसमें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं राजकुमार सा, मुझे आपके इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने मुझे नौकरी दी। नयनतारा वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के और कृतज्ञता के भाव के साथ कहती है। पिछले 2 महीनों से नयनतारा नौकरी ढूंढ रही है, लेकिन किसी भी कंपनी में उसकी नौकरी नहीं लगी। लेकिन आज अचानक से ब्रह्मांशी के नौकरी देने के बाद से उसके मुसीबतों से भरी दुनिया में आशा के किरण बन आई ये अवसर। तो फिर कब से ज्वाइन करनी है राजकुमार सा? वो मैं आपको बता दूंगा। ब्रह्मांशी नयनतारा के उत्साह से भरी हुई चेहरे के ओर देख मुस्कुराकर बोलती है। तो फिर काका सा हम चलते हैं। अपने हाथों को जोड़ते हुए ब्रह्मांशी आपने सामने बैठे मदन मोहन लाल जी से कहती है। थोड़े वक्त बाद मदन मोहन लाल जी के घर से निकलकर ब्रह्मांशी मोबाइल पे टाइम को चेक करके अपने आप में ही बुदबुदाने लगती है। मदन काका घर में 2 बजे पहुंची थी और अब शाम होने को आई है। 4 बज चुके हैं, मुझे जल्दी ही कारखाने के वहां जाना होगा। अपने कदमों को तेज करते हुए ब्रह्मांशी मदन जी के कॉलोनी से निकल जाती है। इधर एक तरफ जहां ब्रह्मांशी वर्धमान के जीवन के तारों को जोड़ने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर एक सुनसान से जगह पर ईशा वायु मंत्रों का जाप करो। अर्जुन अपने हाथों से आग की गोला फेंकते हुए कहता है। अपने तलवार को हवा में हिलाते हुए ईशा अपने साथी अर्जुन के कहने पर वायु मंत्रों का जाप करने लग गई। जैसे जैसे वो वायु मंत्रों को जाप करते जा रही थी, वैसे वैसे वो हवा में उड़े जा रही थी। अब तकरीबन 8 फुट ऊंचाई में थी ईशा जमीन से। वही आग का गोल फेंकते हुए अर्जुन अपने साथी ईशा से कहता है, दिस मैजिकल क्रीचर इज अनबिलीवेबल। वही उतने में ही ईशा अपने हाथों से तलवार को हिलाते हुए अपने सामने आने वाले खतरों का सामना करने लगती है। यहाँ पर जो ईशा और अर्जुन की बातें हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि खुद ईशा राणावत है, जो वर्धमान की बीवी और राणावत ग्रुप्स ऑफ कंपनी की सीईओ है। उसके साथ जो आदमी आया हुआ है, यह है अर्जुन कपूर, कपूर घराने का बड़ा बेटा। राजस्थान में कपूर घराने की बड़ी चलती है, क्योंकि राजस्थान के सरकार में ज्यादा संख्या में कपूर घराने के लोग ही घुसे हैं। राजनीति में कपूर घराने के हाथ बड़े सख्त है। इस मॉडर्न जमाने में भी जादुई इंसान और इनके साथ जादुई ताकत है। बस फर्क इतना है कि ये इंसान अपने ताकत किसी मामूली इंसान के सामने जाहिर नहीं करते हैं। मायावी दुनिया के कायम आज भी कली युग में भी है। बस बात इतनी सी है कि इसमें पहले वाली तकनीकें और ताकतें नहीं रह गई है। पुराने तकनीकों के जगह पर आज के नए और आधुनिक तकनीकों ने जगह ले ली। दोनों ही अर्जुन और ईशा आज राजस्थान के कियोलेडियो नेशनल पार्क में थे। दोनों ही किसी मायावी शक्ति से लड़ रहे थे। जिस मायावी शक्ति से दोनों लड़ रहे थे वो थी एक पिशाच। लेकिन यह पिशाच कोई मामूली पिशाच नहीं है, बल्कि एक नर पिशाच है, जिसकी ताकतें इंसानों की मांस खाने से बढ़ती है। यह पिशाचें इतनी ताकतवर होती है कि किसी का भी रूप ले सकती है, जब चाहे तब गायब हो सकती है और बहुत सारे मायावी कामों को अंजाम भी दे सकती है। मायावी शक्तियों के दुनिया के हिसाब से मायावी शक्ति रखने वाले कोई भी शक्ति, चाहे वो बुढ़ी हो या फिर अच्छी, वो उतना ताकतवर होता है जितना उसकी उम्र होती है। अभी ईशा और अर्जुन जिस नरपिशाच के पीछे पड़े हैं, ये पूरे 200 साल पुरानी है, जिस वजह से इस नरपिशाच की ताकत उनसे काफी हद तक ताकतवर है, जिस वजह से दोनों को इसे पकड़ने में मुश्किल हो रही है। बहुत हो गया लुक छुपी, ईशा अपने आप में झुंझुलते हुए कहती है। तभी ईशा जो जंगल के बीच हवा में उड़ रही थी, उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, अरे बच्ची, पकड़ो पकड़ो मुझे। ईशा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे अपनी शिकार वो नरपिशाच दिखाई पड़ती है। यह नरपिशाच देखने में किसी आदमी जैसा है, जिसके ड्रैक्युला के समान लंबे लंबे दांत है। इसका पूरा शरीर सफेद रंग से ढका हुआ था, मात्र उसके लाल आंखें ही थी जो उसके इस डरावने शरीर को और डरावना बना रहे थी। उसके पूरे बदन में कुछ पिंपल्स जैसे मुहासे थे। तभी उस नर पिशाच के पीछे से अर्जुन अपने आग के गालों से एक घेरा बनाते हुए उस पिशाच के पास ले जाने लगा। ईशा ने अर्जुन के आग के गोले को देख लिया था, इसलिए वो अपने हाथों से अपने तलवार को घुमा के वायु चक्र मंत्र का जाप करने लग गई। नर पिशाच भी किसी से कम नहीं था। उसे पता था ये दोनों मनुष्य उसे पकड़ने के लिए ही उसके पीछे पीछे आए हुए हैं, और उसके लिए उसने पूरा इंतजाम कर लिया था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इतना कह वो नरपिशाच वहां से गायब हो जाता है। वो इस तरह से गायब होता है मानो किसी धुंध में गायब हुआ हो। जैसे ही वो पिशाच वहां से गायब होती है,
वैसे ही वहां पर चारों ओर सिर्फ धुंध छा जाती है। इस बात से अनजान कि वहां से वो नरपिशाच गायब हो चुका है, ईशा अपने मंत्रों द्वारा तैयार किए गए वायु चक्रों को जहां पर वो पिशाच खड़ा था वहां फेंक मारती है, तो वही इन सब से बेखबर अर्जुन भी अपने आग के गोले को उधर ही फेंक देता है। फलस्वरूप ये होता है कि दोनों की ही ताकत एक साथ टकराते ही और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है पूरे जंगल में। कियोलिडियो के इस शांतपूर्ण जंगल में यूं अचानक हुए विस्फोट और मायावी शक्तियों के टकराने से जंगल के जानवर डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। वही शक्तियों के टकराने से विस्फोट का असर उन दोनों पर भी हुआ। सहस्त्रार चक्र के पहले स्तर पर होने के वजह से ईशा ने चारों ओर पानी का घेरा बना अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन अनाहत चक्र के दूसरे चरण पर होने के वजह से अर्जुन इस विस्फोट के असर से बच नहीं पाया, और जब विस्फोट का असर खत्म हुआ तब उसे देखकर ऐसा लग रहा मानो कोई भिखारी गलती से आ गया था। आग के वजह से उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वही हवा की तेज झोंकों ने उसके कपड़ों को फटा दिए थे। जैसे ही विस्फोट का असर खत्म होता है तो ईशा अपने सुरक्षा चक्र से बाहर आते हुए अर्जुन से कहती है, भाग गया वापस से वो। 4 बार टीम भेजे गए इस नरपिशाच को पकड़ने के लिए, लेकिन चारों बार हम फेल हो गए। हाँ चलो अब हमें रिपोर्ट भी करना है। इतना के ईशा हवा में गायब ही जाती है। वही ईशा को गायब होते देख अर्जुन भी गायब हो जाता है। वही दूसरी ओर ब्रह्मांशी अब एक ऐसे जगह पर खड़ी थी जहां दूर दूर तक इंसानों की परछाई तक नहीं थी। पूरा जगह खाली था मानो कोई मरघट हो। वही ब्रह्मांशी इस भूथा जगह के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है तो बाहर दरवाजे से एक झुंड चमगादड़ बाहर आती है। ऐसी कौन सी भूथा जगह पहुंच गई थी ब्रह्मांशी? कौन है यह नरपिशाच जिसे पकड़ने के लिए पागल हो चुके हैं ईशा और अर्जुन? क्या रिश्ता है ईशा और अर्जुन के बीच? आखिर क्यों कही ब्रह्मांशी ने नयनतारा को नौकरी देने के बाद जब उसके पास ही नहीं है नौकरी? कैसे लाएगी नौकरी ब्रह्मांशी नयनतारा के लिए? क्या ब्रह्मांशी और ईशा की मुलाकात कभी हो पाएगी? एपिसोड 8 रहस्यमयी कमरा। असल में ब्रह्मांशी जिस भूथा जगह पर मौजूद था वो एक फैक्ट्री है। ये वही फैक्ट्री है जिसे वर्धमान की मां गीता देवी चलाती थी, लेकिन उनके मौत के बाद ये फैक्ट्री बंद पड़ गई। पिछले 13 सालों से बंद पड़े रहने के कारण फैक्ट्री की हालत किसी भूथा जगह जैसा हो गई है। जैसे ही ब्रह्मांशी फैक्ट्री के अंदर जाती है तो उसकी स्वागत करने के लिए चमगादड़ आ जाते हैं। यूं अचानक हुए चमगादड़ों की हमले ने ब्रह्मांशी को चौंका दिया था। इन चमगादड़ों से बचने के लिए ब्रह्मांशी अपने सिर को हाथों से ढकते हुए नीचे बैठ जाती है। चमगादड़ों के जाने के बाद ब्रह्मांशी अपने शरीर को झाड़ते हुए आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वो फैक्ट्री के अंदर जाती है वैसे वैसे उसे फैक्ट्री की हालत दिखाई देती है। पूरा फैक्ट्री मकड़ियों के जाले से ढक चुका था। जो मशीन फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे जंग लग चुके हैं। वही फैक्ट्री के अंदर से असहनीय बदबू ब्रह्मांशी के स्वागत के लिए खड़ी थी। फैक्ट्री में घना अंधेरा पसरे होने के कारण ब्रह्मांशी को अपने फोन के फ्लैशलाइट के सहारे कदम फैला लग रहे थे। फैक्ट्री के अंदर बदबू इतनी तेज थी ब्रह्मांशी को अपने बदन पर पहने हुए शर्ट की मदद से नाक ढकनी पड़ रही थी। थोड़े समय फैक्ट्री के अंदर व्यक्त बिताने के बाद ब्रह्मांशी फैक्ट्री के बाहर आती है। बाहर आते ही बाहर के खुले हवा की सांस को चैन से लेती है। कुछ पल सकू के सांस लेने के बाद ब्रह्मांशी वापस से अपने मोबाइल पर टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि अभी तो शाम के 7 बज चुके हैं। ब्रह्मांशी टाइम को देख अपने आप बुदबुदाने लगती है, हमें जल्दी से जल्दी पुश्तैनी कीले जाना पड़ेगा। इसी वजह से कुछ देर चलने के बाद एक रिक्शा पकड़े ब्रह्मांशी पुश्तैनी कीले के ओर रवाना हो जाती है। वही तकरीबन 45 मिनट बाद ब्रह्मांशी आखिर में वर्धमान के हिस्से में आए पुश्तैनी कीले में पहुंच ही जाती है। यहाँ पर पुश्तैनी कीले का भी वही हालत थी जैसी कारखाने की थी। ब्रह्मांशी कीले के बाहर पहुंचते ही बिना देरी किए सीधे ही अंदर के ओर चली जाती है। देव्या आत्मा होने के वजह से ब्रह्मांशी को किसी भी बुरी शक्ति डर भय नहीं था। वो जहाँ जाती उधर ही अपने पूरे दम के साथ चली जाती है। कीले के अंदर जैसे ही जाती है तो उसे अपने चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देती है। कीले के दीवार पुराने होने के वजह से टूटने के कगार में आ चुके हैं। चारों ओर मकड़ी के जाल बिखरे हुए थे। बस इस बात की सकू थी कि यहाँ पर कोई चमगादड़ नहीं थे और ना ही किसी किस्म का बदबू, लेकिन हाँ पुराना होने के वजह से यहाँ पर किसी प्रकार के रोशनी की सुविधा नहीं थी। वो तो भगवान की शुक्र है ब्रह्मांशी के पास मोबाइल थी।
एक तो रात हो रही थी और ऊपर से ये काली अंधेरी जिसमें ब्रह्मांशी के हाथ में पकड़े लाइट की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। ब्रह्मांशी सबसे पहले कीले के निचले हिस्से को अच्छे तरह से देखती है। कीले के निचले हिस्से कुछ खास ना मिलने के वजह से ब्रह्मांशी ऊपर के ओर जाने लगती है। पुराने होने के वजह से कीले के सीढ़ियां भी कमजोर हो चुके थे। जैसे तैसे ब्रह्मांशी सीढ़ियों के बीच पहुंच जाती है। सीढ़ियों के बीच में एक बड़ी सी फोटो फ्रेम टंगी हुई थी और उस जगह से आगे ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ियां दिखाई देती है, एक बाएं ओर तो दूजा दाएं ओर। ब्रह्मांशी एक एक करके दोनों सीढ़ियों के ओर देखती है, फिर वापस से वो अपनी नजरें उस फोटो फ्रेम के ओर करती है जो फिलहाल धूल से ढका हुआ था। ब्रह्मांशी अपने एक में मोबाइल को पकड़े और दूसरे हाथ से उस फोटो में लगे धूल को साफ करने लगती है। धूल साफ करने पर फोटो पे किसी की तस्वीर नजर आती है। देखने में यह तस्वीर किसी राजा महाराजा का लगता है। जैसे ही ब्रह्मांशी को लगती है कि इस फोटो से उसे कुछ जानकारी मिल सकती है। बस और क्या था, इस एहसास मात्र से वो अपने हाथों से और जोर लगते हुए उस तस्वीर साफ करने लगती है। एक बार तस्वीर पूरी तरीके साफ होने के बाद उसमें जिस व्यक्ति का तस्वीर दिखाया गया था, उसे देखती ही ब्रह्मांशी के सिर में दर्द होने शुरू हो गए। दर्द के मारे ब्रह्मांशी अपने खाली हाथ को फोटो फ्रेम पे रख अपने शरीर के वजन को उधर कर थोड़ा सा रिलैक्स होने की प्रयास करती है। थोड़े देर आराम करने के बाद वो अपने आप से कहने लगती है, अच्छा तो ये फोटो वाला आदमी वर्धमान का दादा है। असल में उस वक्त जब ब्रह्मांशी का इसलिए सिर चकराया था क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में वर्धमान की यादें आ रही थी और जैसे ही वापस से उसके दिमाग वर्धमान की यादें आ गई तो उसे समझ में देर न लगी कि उसके सामने के फोटो में जो ये व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि वर्धमान के दादा हर्षवर्धन राजपूत है। फोटो के नीचे भी उसके दादा के नाम साफ साफ लिखा था। फोटो थोड़ी देर देखने के बाद ब्रह्मांशी ये निश्चित करती है कि सबसे पहले वो दाहिने ओर जाएगी। जैसे ही दाहिने ओर जाती है तो उसे जो दिखाई देती है वो उसने कभी कल्पना ही नहीं की। असल में उसे वहां पर खंडहर जैसे कुछ दिखाई देती है। हालांकि कि उसके हाथ में रखे मोबाइल की रोशनी धीमी थी जिस वजह से उसे कुछ खास दिखाई नहीं देती है। ब्रह्मांशी को पता था कि इस समय अगर वो वहां पर जाती है तो उसके पेड़ों पे कुल्हाड़ी मारने जैसे होगा, इसीलिए उसने फैसला किया ना बाएं ओर जाया जाए। उधर से लौट ब्रह्मांशी अपनी कदम बाईं ओर करती है। बाएं ओर की हालत दाहिने ओर के मुकाबले हालत अच्छे थे। वहां के दृश्य को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर लोग रहते हो। वहां पर एक कतार में कमरे दिखाई जा सकते थे। ब्रह्मांशी उसी कमरों के आगे से होते हुए चलती जा रही थी। हर कमरे के आगे वो लाइट से देखे जा रही थी कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है उससे। जैसे तकरीबन 10 मिनट तक जाते जाते वो एक कमरे के आगे आ रुक जाती है। जिस कमरे के आगे आ वो रुकी थी उस कमरे के दरवाजे के ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा था हर्षवर्धन राजपूत। वर्धमान के दादाजी का नाम देखते ही ब्रह्मांशी समझ जाती है हो ना हो यह कमरा जरूर वर्धमान के दादाजी का है। इतनी सी बात की पुष्टि होते ही ब्रह्मांशी उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। दरवाजे में बहुत सारे मकड़ी जाले लगे थे और ऊपर से धूलों से ढका हुआ था। किसी तरह से मकड़ी के जाले और ऊपर लगे धूल के हटा अपने मुंह से फूंक मारते हुए ब्रह्मांशी दरवाजे के किवाड़ को साफ करती है। किवाड़ को साफ कर वो दरवाजे को खुलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद दरवाजा खुलने की नाम नहीं ले रही थी। एपिसोड 9 रहस्यमय किताब। जैसे ही वो लाल रोशनी ब्रह्मांशी को दिखाई देती है वैसे ही ब्रह्मांशी अपने कदम अलमीराह के उधर करती है। अलमीराह के वहां पहुंचकर उस रहस्यमय लाल रोशनी की खोज करने लग गई। थोड़ी देर रोशनी के स्रोत को ढूंढने के बाद आखिर में उसे वो लाल रोशनी दिखाई दे ही जाती है। वो रहस्यमयी लाल रोशनी अलमीराह के नीचे के ओर से आ रही थी। जिज्ञासुवश ब्रह्मांशी नीचे झुक उस रोशनी की पीछा करने लगती है। जैसे ही वो अलमीराह के नीचे देखती है तो उसे आंखें चौंधिया देने वाली लाल रोशनी दिखाई पड़ती है। रोशनी की तेज इतनी थी कि उसे अपने आंखों को बचाने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत पड़ गई, लेकिन जिज्ञासु परिपूर्ण हो जाने के वजह से ब्रह्मांशी को इस रहस्यमयी लाल रोशनी के स्रोत को जाने की काफी इच्छा थी, जिस कारण बंद आंखों में ही उसने अलमीराह के अंदर अपने हाथ घुसा दिए। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद आखिर में उसे हाथों में कुछ बक्सानुमा चीज महसूस होती है। उसे समझ आ जाता है उसने जो भी चीज पकड़ा है वो शायद से एक बक्सा होगा। जैसे ही उसके हाथ वो बक्सा आती है वैसे ही चारों ओर वो रहस्यमयी लाल रोशनी फैल गई। पूरा कमरा लाल रोशनी से ढक चुका था। चारों ओर हर एक चीज लाल दिखाई दे रही थी।
खुद ब्रह्मांशी की शरीर भी इस तरह से इस लाल रोशनी में सिमटा हुआ था मानो ब्रह्मांशी के शरीर के आधार ही है ये लाल रोशनी। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस बारे में ब्रह्मांशी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। असल में जैसे ही वो रहस्यमयी बक्सानुमा चीज ब्रह्मांशी के हाथों में आई तो उससे एक धार से लाल रोशनी बिखरने लगी। लेकिन ये रोशनी केवल कुछ समय के लिए थी, क्योंकि कुछ क्षण बाद ही वो रहस्यमयी लाल रोशनी इस तरह गायब हो गई मानो यहाँ पर इस रोशनी की कोई वजूद ही नहीं थी। जैसे ही लाल रोशनी बिखरना बंद हो जाती, वैसे ही इसके अनुभव मात्र से ही ब्रह्मांशी अपने आंखें खोलते ही आंखें खोलने के बाद वो चारों देखती है तो उसे दूर दूर तक कहीं पर भी उस लाल रोशनी के निशान नहीं दिखाई पड़ते हैं। लाल रोशनी के दिखाई ना देने पर ब्रह्मांशी अपने आप में ही बड़बड़ करने लगती है, पता नहीं वो रोशनी कहाँ चली गई। इतना कह वो अपनी नज़र उस बक्से नुमा चीज पर लाती है। जब वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल के फ्लैशलाइट से गौर से देखती है तो उसे पता चलत है कि बक्सा नुमा चीज तो असल में एक किताब है। बस बात इतनी सी है कि किताब की आकर एक बक्से जैसा है, लेकिन कहना पड़ेगा किताब की आकार को अगर गौर से न देखा जाए तो कोई भी नहीं कह सकता है कि यह एक किताब है। अपने हाथों से अच्छे से किताब को टटोलने के बाद ब्रह्मांशी को इस बात की एहसास होती है कि किताब की ऊपरी भाग किसी सख्त और भारी चीजों से बनाएगी है। किताब के ऊपरी भाग को किसी काले रंग की परत के साथ बनाएगी है। लेकिन एक बात थी जो ब्रह्मांशी को खटक रही थी और वो है कि इस किताब के ऊपरी भाग में किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार के शक्ति होने के वजह से ब्रह्मांशी इस भाषा को समझने में नासमर्थ रही। किताब में एक हुक था जिससे समझ आ रहा था कि किताब को खुलने का यही एकमात्र साधन है, लेकिन काफी जोर लगाने पर भी किताब में लगी हुक नहीं खुलती है। आखिर में परेशान हो किताब को साइड में रख बिस्तर पे बैठ ब्रह्मांशी अपने आप सोच विचार करने लग गई कि आखिर में इस किताब को कैसे खोले। तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है, ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरह कमरे के दरवाजे में पहली छिपी थी उस तरह से इस किताब को खोलने के लिए भी ऐसे ही पहली छिपी हो। इस बात की ज्ञान होते ही ब्रह्मांशी स्फूर्ति के साथ बिस्तर से कूदते हुए किताब के सामने जा खड़ा हो जाती है। किताब को हाथ में ले वो उसे अच्छी तरीके से टटोलने लगती है, लेकिन बहुत देर टटोलने के बाद भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती है सिवाय किताब के हुक में एक बहुत ही छोटे से छेद के। ऐसे ही निराशे के साथ वो अपनी हार मानने ही वाली होती है कि उसे बार बार उस छेद के बारे में ख्याल आती है। बार बार एक ही ख्याल आने के वजह से ब्रह्मांशी किताब को वापस से अपने हाथों में ले देखने लगती है। उस छेद को अपने हाथों ले वो अपने आप में ही सोच विचार करने लग जाती है। यहाँ पर हथेली के चाप भी नहीं है और नहीं कोई पहेली लिखी है, बस एक छेद नुमा एक गड्ढा जैसे एक छोटी सी छेद है जिसमें सिर्फ पानी और इसके लायक चीजें ही जा सकती है। जैसे ही ब्रह्मांशी अपने आप में पानी की बात करती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आती है और वो अपने आंखों को बड़ी करते हुए इस प्रकार से कहने लगती है मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। समझ गई, इस किताब को खुलने के लिए हमें खून की जरूरत है। इतना विचार करते ही वो अपने आसपास हाथ से खून निकालने के लिए किसी नुकीले हथियार को ढूंढने लग गई। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे एक चाकू मिल जाता है जो जंग लग चुका था, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि थोड़ी जोर देने से हाथों से चुटकी भर के खून निकाल सके। ताबड़तोड़ कोशिश करने के बाद आखिर में ब्रह्मांशी के हाथों से खून निकाल ही जाती है। अपने हाथ से खून निकलते ते देख बिना देर किए किताब के सामने ले जा उस छेद में डाल देती है। खून से लिपटे हुए हाथ को खून ज्यादा नहीं निकले थे, जिस वजह से हाथ को कपड़े में पहुंचते ही हाथ में खून के बहाव कम होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर छेद में खून गिरते ही छेद में हलचल होनी शुरू हो जाती है और अद्भुत रूप से किताब में लगे हुक अपने आप से ही खुल गया। किताब के खुलते ही उससे एक झलक लाल रोशनी निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। किताब को खुलता देख ब्रह्मांशी के चेहरे में एक मुस्कान सा गई थी, क्योंकि आखिर में उसकी मेहनत रंग जो लाई थी। एपिसोड 10, वर्धमान के ससुराल वाले। इन्होंने मुझे कॉल क्यों किया? ब्रह्मांशी अभी अभी आए कॉल के ओर देखते हुए अपने आप से कहने लगती है। असल में यूं अचानक से ब्रह्मांशी रूपी वर्धमान को किसी और ने नहीं बल्कि हरिचंद्र राय जी ने ही कॉल किया था। यूं अचानक से टोके जाने पर ब्रह्मांशी को काफी चीर हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आज ऐसे ही हालत के जायजा लेने के आने वजह से उसे कुछ खास पता चल सकता है। असल में ब्रह्मांशी को इतना तो पता चल चुका था, अगर उसे इस समय के हिसाब से धरती पर जीना है तो फिर उसे पैसे की उसे सख्त जरूरत है।
पैसों के सिलसिले में ही उसने वर्धमान के हिस्से में आने वाले जायदादों की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ पर आने से उसे कुछ और ही मिल जाएगा। और जब ब्रह्मांशी इस समय के मानव जीवन के रहस्य को उद्घाटन करने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे हरिचंद्र राय जी का कॉल आ गया। अपने हाथ की किताब को बंद कर ब्रह्मांशी कॉल रिसीव करती है। जमाई राजा, आप कहाँ पर है? हरिचंद्र राय जी हड़बड़ाते हुए ब्रह्मांशी रूपी वर्धमान से सवाल पूछते हैं। उनके आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी के प्रेशर में आकर उसे कॉल कर चुके हैं। काका सा, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ। ब्रह्मांशी बड़े ही धीरज के साथ हरिचंद्र राय जी को अपनी सफाई देती है। ब्रह्मांशी किसी से भी कुछ भी साझा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे अच्छी तरीके से मालूम पड़ चुका था कि उसे मतलब वर्धमान को कोई भी पसंद नहीं करता है। जमाई सा, जल्दी घर आ जाइए, आपके चाचा ससुर आए हुए हैं। क्या ससुर मतलब चाचा ससुर? ब्रह्मांशी सकपकाते हुए हरिचंद्र राय जी से कहती है। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक तो उसे अपने इस नए शरीर के हिसाब से जीवन के पहलू को समझने में मुश्किलें हो रही थी, और अब ऊपर से यह चाचा ससुर। अपनी बात और हालात को संयमता के साथ समझने के लिए ब्रह्मांशी हरिचंद्र राय जी से दोबारा से कहने लगती है। जी हाँ चाचा जी, आप उनकी खातिरदारी करिए, हम अभी आते हैं। इतना कह ब्रह्मांशी अपना कॉल काट कर देती है। अपने हाथ में पकड़े रहस्यमय किताब के ओर देखती हुए वो अपने आप से कहने लगती है, लेकिन वर्धमान के यादों में तो मुझे उसके ससुराल वालों की यादें दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने इस नई दुविधा के साथ ब्रह्मांशी किले से बाहर आ जाती है। रात के 10 बज चुके थे। चारों ओर काली घनी अंधेरा पसरे हुई थी। वो तो अच्छा है कि सरकार ने सोलर लाइट्स लगवा रखे हैं रास्ते के बीच बीच में, और इन्हीं काली घनी रातों के बीच ब्रह्मांशी अकेली चली जा रही है। रात होने के वजह से सड़कों पर गाड़ियां मिलना भी मुश्किल हो चुकी थी। ब्रह्मांशी किले के रहस्यों में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चल कब सूरज ढल चंद्रदेव आसमां में आ गए थे। थोड़ी और दूर यूं ही चलने के बाद आखिर में उसे एक टैक्सी वाला दिखाई पड़ ही जाती है, और वो अपने चाचा ससुर से मिलने के लिए रवाना हो जाती है। ब्रह्मांशी, जिसने अपने हर जीवन काल में एक वैराग्य का जीवन जिया है, उसे यूं अचानक से गृहस्थी के इन झंझटों से डर लगने लग गया था। पहले से ही उसे अपने इस नए जीवन में उसे बहुत ही ज्यादा असहज महसूस होती है, क्योंकि इस बार वो किसी महिला के शरीर में प्रवेश ना करके किसी पुरुष के शरीर में जो प्रवेश कर चुकी है। अब उसके असहजता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके मतलब कि वर्धमान के ससुराल वाले प्रकट हो चुके हैं। इन्हीं सब विचारों के बीच फंसी हुई ब्रह्मांशी बांग्लो आ पहुंचती है। अपने शरीर को झाड़ते हुए ब्रह्मांशी गेट से होते हुए अंदर की ओर जाने लगती है। पुश्तैनी किले और फैक्ट्री के अंदर जाने के वजह से ब्रह्मांशी धूल से नहा चुकी थी, जिस बारे में उसे तनिक भर की भी शंका नहीं थी। जैसे ही ब्रह्मांशी अपने कदम घर के अंदर रखती है, वैसे ही उसकी स्वागत किसी के आपत्तिजनक शब्दों से होती है। ना जाने कहाँ से आया है, पूरे बदन में धूल लगा के आया है, मुझे तो शर्म आता है इसे अपने घर के दामाद कहते हुए। राजगीर रणावत अपने हाथों से अपने नाक को ढकते हुए वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर देखते हुए कहते हैं। राजगीर रणावत के आंखों में वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के लिए साफ साफ नफरत और घृणा दिखाई जा सकती है। वैसे भी वर्धमान के प्रति नफरत होना उनके लिए जायज भी है, क्योंकि पूरे रणावत घराने में कोई भी वर्धमान को ईशा के पति के हिसाब से नहीं मानता है। वो तो गुरुजी के कहने पर ईशा के दादाजी विक्रम रणावत ने अपनी लाडली पोती की शादी वर्धमान से करवाई थी, लेकिन अंदर से तो खुद विक्रम रणावत भी वर्धमान को अपने घर के दामाद नहीं मानते हैं। इसी वजह से अपने शादी के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी वर्धमान अपने ससुराल से दूर इस सुनसान बांग्लो में रहता था। वही राजगीर रणावत के ओर देखते ही ब्रह्मांशी को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की थी। एक पवित्र और दिव्य आत्मा होने के वजह से बिना किसी शक्ति स्तर के भी ब्रह्मांशी राजगीर रणावत के शरीर के ओर देखते ही बता सकती है कि राजगीर रणावत मायावी दुनिया की एक साधक है, जिनका शक्ति स्तर अनाहत चक्र के 7वें स्तर पर है। ब्रह्मांशी अपने ही हैरत में थी कि उसे वापस से राजगीर रणावत टोकते हुए आगे कहने लगते हैं। अपना सामान पैक कर लो, पिताजी ने तुम्हें रणावत हवेली पर याद किया है, जल्दी करो, हमें निकलना भी है। राजगीर रणावत बड़े ही रूखे अंदाज के साथ वर्धमान से कहते हैं। उनके आवाज से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तरह से अपने गुस्से को निगल कर कह रहे हैं। आधे घंटे बाद वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी राजगीर रणावत के साथ गाड़ी में थी।
उसने अपने साथ कुछ खास चीजें नहीं लाई थी, बस कुछ पहनने के लिए कपड़े और वो रहस्यमय किताब और कुछ आजू बाजू की चीजें। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद दोनों ही रणावत हवेली पहुंच जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मांशी रणावत हवेली को देखती है तो उसके आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि यह हवेली कम किसी राजमहल ज्यादा लग रहा था। दोनों ही जैसे ही अंदर जाते हैं तो उस समय ब्रह्मांशी को चीज की अनुभूति है, उससे उसकी दिल दहल जाती है, क्योंकि उसे अपने चारों ओर मायावी शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर साधकों ने अपनी निवास क्षेत्र बना लिया हो। चारों ओर के वातावरण में मायावी शक्ति की प्रवाह चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी नई दुनिया में आ गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कलयुग के इस पापी दुनिया में भी मायावी दुनिया के साधक मौजूद होंगे, लेकिन ब्रह्मांशी के अंदर एक अलग ही चिंता थी, और वो यह थी कि यह साधक अच्छे भी है या नहीं। अपने इन्हीं ख्यालों के साथ अपने सम्मानियों चाचा ससुर राजगीर रणावत के साथ वो हवेली के अंदर चली जाती है। जैसे ही ब्रह्मांशी अंदर घुसती है उसकी हालत डर के मारे पतली हो जाती है, क्योंकि हवेली के अंदर वर्धमान के ससुराल वाले एक एक करके हॉल पर उसके स्वागत के लिए जो बैठे थे। हॉल पर 3 औरतें थे जिनके उम्र यही 50 से 55 तक की होगी, और वही 3 आदमी थे जिनमें से एक आदमी की उम्र लगभग 75 साल की होगी, लेकिन चेहरे के तेज उनके बारे में कुछ और ही बताती है। वही बाकी दोनों में से एक करीब यही 55-56 के करीब के होंगे और तकरीबन 50 के होंगे। जैसे ही राजगीर रणावत और ब्रह्मांशी उनके सामने जाते हैं, राजगीर उस उम्रदराज आदमी के पैर छूते हुए कहने लगता है, पिताजी ले आया आपके निठल्ले दामाद को। वही विक्रम रणावत अपने चेहरे के दाढ़ी को सहलाते हुए वर्धमान के ओर अपने पैने नजरों से देखते हैं और बड़े ही भारी आवाज में कहते हैं, वर्धमान। वही विक्रम राणावत के पैनी आंखों से इतनी तेज निकल रही थी जिसके भारीपन को ब्रह्मांशी साफ साफ महसूस कर सकती थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही ब्रह्मांशी को इतना तो पता चल चुका था कि पूरी की पूरी रणावत खानदान ही मायावी शक्तियों के अधिपति है। घर के हर एक सदस्य के पास मायावी शक्ति है। वही उसे यह भी मालूम चल चुका था, हॉल में बैठे बाकी लोगों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली विक्रम रणावत है। वही विक्रम रणावत अपने चेहरे में बिना किसी भाव से उससे वापस से कहने लगते, देखो मैं सीधे ही मुद्दे पर आता हूँ। आज से तुम इसी हवेली पर रहोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर के दामाद के हिसाब से नवाजे जाओगे। इतना कह वो चुप हो जाते हैं। तुम इस घर में रहोगे जरूर, लेकिन मास्टर बेडरूम में नहीं, बल्कि तुम नौकरों को दिए जाने वाले कमरे में रहोगे। अपने ससुर जी के चुप होते ही ईशा की मां अनुराधा जी अपने गुस्सेल आंखों से वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी के ओर देखती हुई कहती है, तुम्हारा खान पान सब कुछ अलग होगा। तुम कहने के लिए यहाँ पर रहोगे, लेकिन कभी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। इस बार वापस से विक्रम रणावत अपने आंखों में गुस्सा और घृणा लेते हुए ब्रह्मांशी से कहते हैं। वही ब्रह्मांशी इन सब के व्यवहार को देख इतना तो समझ गई थी कि वर्धमान के ससुराल वाले वर्धमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों हवेली में रहने के लिए बुलाया है। वही घर विक्रम जी के आदेश से एक नौकर वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को उसके कमरे तक ले जाते हैं। कमरा कुछ खास नहीं था। वहां पर एक बिस्तर, एक टेबल और एक अलमीरा थी, साथ थी एक अटैच बाथरूम। कमरे के अंदर जा टेबल पर अपने साथ लाए सामान को रख ब्रह्मांशी उबासी लेने लगती है। दिन भर के भाग दौड़ ने उसे थका जो दिया था, और वैसे भी आखिर में है तो एक इंसान ही क्यों रणावत परिवार ने वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी को हवेली पर बुलाया है। क्या रणावत परिवार कभी वर्धमान को अपने दामाद के हिसाब से अपना पाएंगे? क्या अपने परिवार वालों की तरह ईशा भी वर्धमान से नफरत करती है?